Good morning, students. Yes. Today we are going to start the revision as well as we are going to take important questions. Now, what is your duty? You are supposed to remember all the keywords then and there itself. Whatever I am going to mark. जो भी यहाँ पे बोलूँ मैं keywords है, you have to remember. This is revision, right? And you are in few days gonna write the what exam. So now it's your duty to remember all the keywords and remember all the important questions. ये important questions जो है as it is obviously नाम वगैरह चेंज होगा, don't expect कि सेम नेम आएगा वहाँ पे. So as it is वहाँ पे आएगा. मैं बोलूँगी इस टॉपिक पे ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे. ओके आप लोगों को ये कंटेंट लिखना है. सो यू आर सपोज टू राइट दैट कंटेंट. हाउ यू आर गोइंग टू राइट दैट आई लेट यू नो. ठीक है. और आप लोगों का अप्रोच पहले तो गाइज यू नीड नॉट रिमेंबर द सेक्शन नंबर्स. आई टोल्ड यू राइट. कॉमन सेंस से एक लिख सकते हो कि अगर डेफिनेशन कुछ पूछा जाए देन यू कैन कोट सेक्शन नंबर 2. मोस्ट 99% ऑफ द केसेस सेक्शन नंबर 2 में ही होता है ऑल द डेफिनेशंस एंड ऑल. लेकिन ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्शंस है. बट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटलीस्ट सेक्शन नंबर 2 में ही है. फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट नॉट व्हाट ऑल. यस अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है. ओके एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स. हाँ वाइस वर्सा ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. तो आप क्या लिखोगे इस आंसर में? पहले तो एग्रीमेंट का डेफिनेशन लिखो, कॉन्ट्रैक्ट का भी डेफिनेशन लिखो एंड देन दोनों का डिफरेंस क्या है दैट दोज पॉइंट्स यू आर सपोज टू राइट. ठीक है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है. तो डेफिनेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? स्टैंडर्ड हमारा लाइन एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. यस आप लोग उनको बोल रहे हो इंप्रेशन. गाइज पहले दो क्वेश्चंस में इंप्रेशन बनाना है. लॉ इज द ओनली पेपर वेयर यू कैन कवर पूरा 100%. अकाउंट्स वी कैन नॉट चैलेंज राइट. मैं करके आऊँगा राइट. इट्स अ चैलेंजिंग पेपर. सो आपको लॉ कीवर्ड्स एक तो याद रखो एंड देन आई लेट यू नो कि ये टॉपिक पढ़ाते हुए ही बोलूँगी. इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. ए एंड बी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ए एंड बी लेंगे या फिर दिया एंड प्रीति राइट. तो वो लेके बोलूँगे रिमेंबर दोज थिंग्स और उसमें क्या क्या लिखना है वो भी बता देती हूँ. यू आर सपोज टू रिमेंबर दैट. ठीक है. अभी जैसे मैंने बोला ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. यस व्हाट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स. ये तो स्टैंडर्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसके ऊपर कुछ प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है. यस आप लोगों को डेफिनेशन में सेक्शन नंबर कोड कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर आप लोगों को सेक्शन नंबर श्योर नहीं हो, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर नॉट क्वेश्चन नंबर, यस तो डोंट कोट इट बिकॉज पूरा प्रोविजन सही लिख रहे हो एंड देन व्हाट यू आर कोटिंग द रॉन्ग सेक्शन नंबर, मार्क्स ही नहीं मिलेगा. यस और सेक्शन नंबर याद रखने में टाइम वेस्ट मत करो. ओनली रिमेंबर द कीवर्ड्स. एंड आप लोगों का ड्यूटी क्या है अभी? ट्राई टू रिमेंबर इट नाउ इटसेल्फ बिकॉज आप लोगों का टाइम बहुत कम है. यस एक्टिव लर्निंग. आई वांट एक्टिव लर्निंग नॉट पैसिव लर्निंग. मैं यहाँ पे बोलती रहती हूँ सोते हुए मत, यॉन मत करो कोई भी. ओके बी एक्टिव. आई एम गोना आस्क व्हाट इज द कीवर्ड. यस यू शुड बी एबल टू टेल इट, यू शुड बी एबल टू से इट. क्योंकि आप लोग जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हो राइट, थिंक एज इफ यू आर सेल्फ स्टडिंग. ये फाइनल होना चाहिए. इसके बाद सिर्फ लास्ट डे पे रिवाइज. यस उतना एक्टिव होना चाहिए. इट डजंट मीन कि उसी दिन पकड़ोगे. यस विल स्टार्ट वॉट एवर आई हैव टोल्ड सो फार. व्हाट सेक्शन नंबर यू आर सपोज टू कोड द राइट वन. यस उसके बाद प्रोविजन यू आर सपोज टू राइट द ओनली द कीवर्ड्स. बाकी सब ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. ये सभी ऑलरेडी बोल चुकी हूँ मैं. यस नाम चेंज करके आ सकते हैं वहाँ पे. रिमेंबर दिस टाइप्स. ठीक है. उसके बाद प्रोविजंस. ये क्वेश्चन आया तो ये प्रोविजन एंड देन वहाँ पे जाके सिर्फ नाम चेंज होंगे. इट विल बी इजी, इट विल बी केक वॉक. ये क्वेश्चन आया तो क्या क्या की पॉइंट्स लिखना है, कैसे लिखना है. इंडियन अटायर.
नहीं, वो भगवान से प्रे करके आ रही है कि पास करवा दो, इसीलिए गॉड को इम्प्रेस करने के लिए इंडियन पहनना पड़ता है ना। हाँ। ये नहीं नहीं, व्हाइट पहन के जाओ, सक्सेस मिलेगा। ओम शाह की तरह वो एक शर्ट पहन के मत बैठो। ओके। वो बोल रहा है कि वो एक शर्ट लगी है, हर एग्जाम में उससे पास हो सकते हैं। मैंने कहा इनको भी धो के दे दो। नहीं, उसका शर्ट इतना बड़ा होता है कि सब लोग मा जाओगे, लेकिन एक ही बेंच में नहीं बैठ सकते ना। बेचारा, बेचारा वो कैसे लिखेगा फिर। स्टिच करेंगे तुम्हारे एग्जाम के बाद। लेकिन लास्ट एग्जाम उसका क्लियर नहीं हुआ ना उससे। ओके, we'll start with the revision of first unit of the Indian Contract Act 1872. Guys, you remember all the contract names, all the act का names, or no, along with the year? Guys, वो तो remember करो, at least you can enlarge your question का answer only those standard lines से। LLP Act, what is the year? 2008. Companies Act, इतना सोचना पड़ रहा है। Negotiable Instruments Act 1881. 1981. And then what about Indian Regulatory Framework? It is not an act. Very good, उतना तो पता है ना। Yes. Contract Act, Contract Act 1872. Indian Partnership Act, very good. हाँ, 32. Sale of Goods Act 1932. 2 साल का फर्क है। We'll start. गाइज देखो, पूरे यूनिट में जो जो इंपॉर्टेंट है बोल रही हूँ, रिमेंबर दोस कीवर्ड्स, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बोल रही हूँ। पे अटेंशन, आई वांट 100% कंसंट्रेशन। एम आई ऑडिबल नाउ? यू कैन हियर राइट? और बिट लाउडर? हाँ। और किसको? इतनी देर कौन बोल रहा था कि वॉइस लाउडर मैम, वॉइस लाउडर मैम? बेटर, यस। ओके, पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेफिनेशन, प्रपोजल, ऑफर। इट इज नोन एज, पॉपुलरली नोन एज ऑफर, राइट? सर ने एक एग्जांपल देके बताया था। हाँ, याद है कुछ? यू आर सपोज टू रिमेंबर द एंटायर डेफिनेशन। यहाँ पे पूरा कीवर्ड हाईलाइट दिखा होगा। मैम ये कीवर्ड नहीं, की डेफिनेशन दिख रहा है। यस, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। यही नहीं आता है तो इंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा। यस, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में इंप्रेशन बनाना है, लास्ट क्वेश्चंस में सिर्फ कीवर्ड्स लिख के उनको बोलना है मैंने सही लिखा है। यस, थैंक यू, गुड बाय। गुड बाय बोल के आओ, बाय नहीं, क्योंकि सीए फाउंडेशन में मिलेंगे ही नहीं हम लोग। यस सर, यस। फर्स्ट वन, प्रपोजल, कुछ याद है? विदाउट सीइंग टेल मी। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यस, his willingness to do an act or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that another to such an act or abstinence, he is said to make a proposal. ये ऑफर हुआ। यस, ऑफर के बाद क्या आता है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से आता है ना गाइज, यू फॉरगॉट व्हाट? एक्सेप्टेंस आता है। ऑफर एक ने किया, उसके बाद अगला बंदा जो आगे है वो एक्सेप्ट करेगा। यस, what does he say? Yes. हाँ, oh, full fire Shivam. Okay, when the person to whom the proposal is made signifies his assent. What do you mean by the word assent? Say yes. Yes sir, वही है ना? Assent, consent, consent मतलब saying yes. Yes, he says yes. उसके बाद क्या बनता है? Proposal plus acceptance is equals to no, you guys are wrong. Promise, promise बनता है। Promise backed by consideration, that is known as agreement. Agreement enforceable by law, that becomes a contract. Yes, तो प्लस माइनस इक्वेशन में याद रखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है? every promise and every set of promises forming consideration for each other. तुम्हारा प्रॉमिस मेरा कंसिडरेशन, मेरा प्रॉमिस तुम्हारा कंसिडरेशन, राइट? अगर कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट बनेगा? नो। यस, एक्सेप्शंस है लॉ में, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। यस,
लेकिन स्टैंडर्ड बोल्ड लाइन प्राइमा फेसी हम लोग क्या बोलेंगे, विदाउट कंसिडरेशन देयर कैन नॉट बी एन एग्रीमेंट. यस, ओनली दोज एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ आर नोन एज कॉन्ट्रैक्ट्स. एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब वहाँ पे होना चाहिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, पावर ऑफ सुइंग. एनफोर्समेंट का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, ड्रैगिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज एनफोर्सिंग, राइट. द मैटर्स विच कैन बी टेकन टू द कोर्ट ऑफ लॉ आर नोन एज एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. यस, देखो गाइज दिस वन यू आर सपोज टू रिमेंबर एज इट इज, पूरा डेफिनेशन ये. यस, ऑफर का डेफिनेशन फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, ये क्लॉज ए यू नीड नॉट रिमेंबर, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारा स्टैंडर्ड लाइन. ओके, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal. Guys, what do you mean by abstinence or abstain? Doing something or not doing something? Not doing something. We have seen that example, right? If you pay me the money, I will not put a case against you. This is doing something or not doing something? Not doing something. This is also an offer, okay? सिर्फ फैक्ट नहीं होता है, नॉट डूइंग समथिंग इज ऑल्सो एन ऑफर. स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देखा था, राइट. नेक्स्ट वन एसेंशियल्स ऑफ ऑफर चलेगा. गाइज इसको स्प्लिट करके बोला गया, वन पर्सन मेकिंग एंड देन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, व्यू टू ऑब्टेन द असेंट एंड देन डूइंग समथिंग पॉजिटिव एक्ट और नेगेटिव एक्ट. ठीक है, डेफिनेशन को स्प्लिट करके बोला. यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, यू नीड नॉट रिमेंबर दैट गाइज. नेक्स्ट वन, what do you mean by promise? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. Promise backed by consideration becomes a agreement. Yes, ये पूरे definitions याद रखो. Next one, agreement को guys इस equation में भी लिखो and then definition में भी लिखना है. Understood? Contract, an agreement enforceable by law is known as contract. They are very rare cases, it is seldom tested कि आपको कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन स्पेशली पूछा जाएगा. ओके, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आई टोल्ड यू वन क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो स्टैंडर्ड, ऑल एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, राइट. ये स्टैंडर्ड लाइन जस्टिफाई करके बोलेंगे. यस, जस्टिफाई करके बोलेंगे तो आप क्या कर लिखोगे, वैसे तो दो ही पॉइंट्स है, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. पहले तो लिखोगे एग्रीमेंट का पूरा डेफिनेशन, विल सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने वो इंक्लूड किया है. ओके, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन. ये दोनों तो अभी तो याद हो गए, राइट. यस और नो. एक में विच वन इज वाइडर, एग्रीमेंट इज वाइडर एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नैरो. ये डिफरेंस है, डिफरेंस भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट. यस, ये इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो. यस, ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ आर व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट. सो एनफोर्सेबिलिटी ये कीवर्ड है, यू आर सपोज टू राइट इट. यस, नाउ इसमें इसको स्प्लिट किया गया, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. इसमें दो एलिमेंट्स है, एक तो एग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. यू कैन राइट इट नो. लीगल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन बाय द वर्ड ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या है, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, एनीथिंग फॉर दैट मैटर. ठीक है, दिस एग्जाम्पल सर ने बोला था ना, विनायक सर ने ऑफर किया था प्रणव को टू सेल ए मोबाइल फोन. गाइस इसमें देखो, विल यू परचेज माई मोबाइल फोन, ये सिर्फ एक ऑफर है. Yes, when he accepts it, it becomes a what? Promise. Promise बनता है. Okay, promise backed by consideration is known as agreement. Agreement plus enforceability becomes a contract. Yes, इसको याद रखो. Now ये सारे एग्जाम्पल जरूरी नहीं. गाइस अगर डिफरेंस पूछा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ 3 पार्ट आंसर मत दो, डायरेक्टली लिखो. ओके, पहले तो आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन, every promise and every set of promises forming the consideration for each other. यस सर. नेक्स्ट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दोनों का मीनिंग, डेफिनेशन, एक पॉइंट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्कोप, विच इज वाइडर, एग्रीमेंट इज वाइडर एंड बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट इंक्लूड होता है. यस और नो. हम लोगों ने एक केस लॉ देखा था, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर. विल रिवाइज इट इन नो टाइम. ओके, इट इज यूज्ड इन अ नैरो सेंस बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नैरोअर, राइट. हर बच्चा जो पैदा होता है cannot be a chartered accountant, but her chartered accountant was once upon a time a बच्चा. Yes, वो simple example ये है. Yes, all agreements are
व्हाट कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ इसीलिए वो वाइडर है एंड दिस इज नैरोअर. यस. लीगल ऑब्लिगेशन, इट मे नॉट क्रिएट, मे नॉट बोला है, मे और मे नॉट. ओके. लीगल ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट. लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, सर ने एक एग्जाम्पल बोला था ना, बर्थडे पार्टी को बुलाया, खुद ही नहीं आए, तो इट मे नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट क्रिएट राइट्स अगेंस्ट अ पर्सन, राइट. तो किसको सू करेगा? जिसने इन्वाइट किया था. बर्थडे पार्टी है भाई, कोर्ट में क्या बोलोगे तुम लोग? बर्थडे पार्टी को बुलाया, हम लोगों को ऑटो का खर्चा लगा था, लेट मी रिकवर दिस. नहीं होता ना, बिकॉज इट्स अ सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट. नेक्स्ट वन, इट क्रिएट्स, इट ऑलवेज क्रिएट्स, ओके, necessarily creates a legal obligation. A contract always grants certain rights to every party. Okay. Nature, all agreements are not contracts, all contracts are agreement. Points बोलो मेरे को. 4 points you are supposed to write. First one क्या लिखोगे? Definition. बोलो definition. Forming consideration for each other is an agreement. And then enforceability by law is known as contract. First one हो गया. Second one स्कोप. हाँ बोलो स्कोप. एग्रीमेंट में इट इज़ अ वाइडर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट में इट इज़ अ नैरो टर्म. यस. थर्ड पॉइंट बोल गए. लीगल ऑब्लिगेशन, इट ऑलवेज और मे नॉट, मे और मे नॉट, इट मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. और यहाँ पे इट ऑलवेज क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन एंड राइट्स. यहाँ पे राइट्स भी अटैच करो, राइट्स आर ऑल्सो कीवर्ड. ठीक है. एंड देन इसमें क्या लिखोगे? एग्रीमेंट में ऑल एग्रीमेंट्स are not contracts, all contracts are agreements. 4 points हो गए. डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का बन सकता है. yes. now guys, these points are very very important. यहाँ पे एक एक पॉइंट को चुन के बोल सकते हैं कि इसके ऊपर केस स्टडी बनाएंगे. yes, all the 11 points अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो you have to write it as it is. एक एक लाइन में एक्सप्लेन करो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स. ओके. वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन स्पेसिफिकली एक एक पॉइंट को भी पिक करके केस स्टडी बना सकते हैं. दोज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू सी इट. ठीक है. मैं बोलूंगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कीवर्ड्स ये लिखना है, बस उतना ही रिमेंबर करो. आप देखोगे एज इट इज वहां पे सिर्फ नाम चेंज होंगे. यस. देखते हैं कैसे. ओके. 11 पॉइंट्स देखो. एज गिवन बाय सेक्शन 10 एंड नॉट गिवन बाय सेक्शन 10, दीज आर ऑल्सो एसेंशियल, दीज आर ऑल्सो एसेंशियल. ठीक है. इसका एक डेफिनेशन में सारे पॉइंट्स कवर होते हैं. दैट डेफिनेशन यू आर सपोज टू रिमेंबर. ठीक है. क्या क्या जरूरी है एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आई टोल्ड यू सेक्शन नंबर जरूरी नहीं है, बट दिस सेक्शन यू हैव टू रिमेंबर. अगर चैप्टर फर्स्ट में क्वेश्चन बनेंगे तो इसी के ऊपर बन सकते हैं, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट सेक्शन नंबर जस्ट टू क्रिएट एन इंप्रेशन. ठीक है गाइज. एज पर सेक्शन 10 कौन से है? एग्रीमेंट, दैट शुड बी एन एग्रीमेंट. फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, ऑफ द कंपिटेंट पार्टीज. ठीक है. लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड? which has no relation or no sense. What do you mean by void, Avinishu? From the very beginning it does not make any sense. Yes. सिर्फ void मतलब पहले हो सकता था it was making sense, and then on happening of certain event it became nonsense. Nonsense you are not supposed to use. It means no relation or no sense. Nonsense. Yes. अभी देखो ये सेक्शन 10 का ये जो अभी सारे पॉइंट्स पढ़े थे ना हम लोग, वही है. ओके. देखो I'll show you. यहाँ पे एग्रीमेंट है. यस. एंड देन फ्री कंसेंट है, कंपिटेंट पार्टी है, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. इसको एक सेंटेंस में लिखा तो वो अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा. ओके. ट्राई टू रिमेंबर द एंटायर सेंटेंस. वही 6 एलिमेंट्स को बनाओ. ठीक है. इसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है. समवन इज कॉन्ट्रैक्टिंग टू मर्डर समवन, इज देयर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट? लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है ना. तो आप क्या लिखोगे? एज पर सेक्शन 10 टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. इसको चिपकाना है. कॉपी पेस्ट मतलब ऐसे चिपकाना नहीं, लिटरली. अंडरस्टूड राइट? यस. इसको चिपकाओ पहले तो, एंड देन आप बोलो लीगल ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यस. इस पे ही प्रोविजन में कितना सारा कंटेंट बन गया, राइट? तो आगे तो एक्सप्लेन कर ही सकते हो.
यस नाउ पहले ये देखते हैं इजी वाले टू पार्टीज ओके देयर शुड बी टू पार्टीज टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इसका स्टैंडर्ड ये बोलेंगे वन कैन नॉट फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ यस खुद के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो ना अभी इतना आसान है नहीं वो बोल रहे बाय द टर्म टू पार्टीज मतलब ओके वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ विथ हिमसेल्फ इतना नहीं बोलना है ओके गाइज लिसन नाउ गाइज डोंट राइट जस्ट ट्राई टू रिमेंबर वहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे मिस हो जाएगा बहुत सारा कंटेंट कीवर्ड्स हाईलाइटेड है आई शेयर विद यू द पीडीएफ ठीक है अभी सिर्फ सुनो ट्राई टू मेमोराइज डोंट राइट इट बिकॉज बहुत सारा मिस हो जाएगा आप लोगों का यस ओके नाउ लिसन टू पार्टीज टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट one of the essential element is there should be two parties according to section 10 or not according to section 10 not according to section 10 yes two parties one cannot contract with himself इतना सिंपल नहीं है ओके ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया वो पूछेंगे क्या there should be two parties who are either natural or legal person natural मतलब who can breathe who can walk who can marry who can have kids yes ये भी लिखना है हाँ ये जो मैंने बोला ओके सिंपल लाइंस में सिंपल मीनिंग लेके कीवर्ड्स में लिखना है अंडरस्टूड सिर्फ नेचुरल पर्सन नहीं लिखना है नेचुरल पर्सन हु कैन वॉक हु कैन मैरी हु कैन हैव किड्स हु कैन ब्रीथ ऐसे लिखना है अंडरस्टूड वन मोर पर्सन इज लीगल पर्सन मतलब रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ नाउ आई विल गिव यू टू एग्जांपल्स व्हिच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ व्हिच आर सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म these two people are not recognized under the law yes तो इसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ओके लीगली रिकॉग्नाइज्ड मतलब फॉर एग्जांपल सोल प्रॉपर्टरशिप है एंड सोल प्रॉपर्टरशिप का ओनर है दीज टू आर वन एंड द सेम इन द आइज ऑफ लॉ तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अंडरस्टूड यस तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो द सेम इज द केस विद पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच एंड पार्टनरशिप फर्म के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना दीज आर नॉट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसिडर्ड एज पीपल विथ वन एंड द सेम कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ही साथ हो रहा है अंडरस्टूड अभी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ओके पार्टनरशिप फर्म वॉज नॉट गोइंग थ्रू अ वेरी गुड फेज इट डिसाइडेड टू वाइंड अप ओके तो अब क्या करेगा पूरे गुड्स जो होते हैं इट विल सेल ऑफ अभी ओनर क्या सोच रहा है वो तो कोई ले ही नहीं रहा मैं खुद ही लेके जाता हूँ यस वो खुद ही लेके गया वेन एवर यू सेल द गुड्स टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स लगता है टैक्स डायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स के लिए आता है इनडायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर इनकम जो आप अर्न करते हो उसके ऊपर आता है इनकम टैक्स यस तो अभी गुड सेल हो रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स आएगा पहले था सेल्स टैक्स ओके वो केस लॉ पुराना है इसलिए सेल्स टैक्स नाउ जीएसटी आएगा यस तो सेल्स टैक्स ऑफिसर आया एंड ही वांटेड टू इम्पोज सेल्स टैक्स यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा बिकॉज पार्टीज आर वन एंड द सेम दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज डिफरेंट पीपल इन द आइज ऑफ लॉ तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो कहाँ से लगा रहे हो आप सेल्स टैक्स तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी आएगा आपको केस स्टडी का नाम याद रखना है टू पार्टीज जहाँ पे भी आएगा केस स्टडी बना के देंगे ए एंड बी ए इज अ पर्सन हु हैज अ पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अकाउंटिंग के लिए अलग अलग पीपल है ओके इन अकाउंट्स ओनर इज डिफरेंट व्हाट एंड देन बिजनेस इज डिफरेंट अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से मत देखो दिस इज हाँ लॉ पर्सपेक्टिव यहाँ पे अलग होता है ओके हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग होता है आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा अलग है ओके बोलूँगी क्या है इंटर में पढ़ोगे यस तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप एंड सोल ओनर के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है इट इज कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बोथ आर one and the same because partnership firm sole proprietorship firm are not considered as a legal person in the eyes of law only these two people other than that जो legally recognized है वो बोलो मेरे को कंपनीज एक्ट LLP भी है यूनिवर्सिटीज आइज रिकॉग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ यस और कौन कौन से कोऑपरेटिव सोसाइटी यस ये वगैरह भी हो सकते हैं डन गाइस क्वेश्चन कैसे आता पता चला टू पार्टीज मतलब सिंपल वर्ड में ये नहीं लिखना है कि देयर शुड बी टू पार्टीज ये तो चिल्लर बच्चों वाला पीयूसी वाला बीकॉम वाला क्वेश्चन हुआ ओके स्मार्ट बनो सीए फाउंडेशन में प्रोबेबल क्वेश्चन क्या है टू पार्टीज मतलब आइदर नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन नेचुरल पर्सन में क्या लिखोगे हु शुड बी एबल टू ब्रीथ मैरी वॉक हैव फूड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट
yes, and then he can have kids. Legal person में though he cannot do all these things, but is still recognized as a legal person in the eyes of law. हाँ नहीं, तुम भी बोलो. Yes sir, try. Okay guys, probable question समझ आया? हाँ, तो अगर आया guys, I'll ask you a question. Okay, Diya is contracting. Question है guys. Diya is contracting with her sole proprietorship firm. Yes. Now she is purchasing goods from her sole proprietorship firm. Yes. Is this a contract? Examine the validity of the contract. सिर्फ नो बोलोगे. Explain the entire case scenario. Provision में क्या लिखोगे? One of the according to section 10 essential elements छः के सारे इंक्लूड करो. Okay. After that, as per बोलो, as per the provisions of, not section 10 है, as per the provisions of. section 10 होता तो वो लिखते हैं. Yes, as per the provisions of the Indian Contract Act 1872, one of the essential element to form a valid contract is to have two parties. There should be two parties. Yes, it can be either natural person or legal person. Natural person में who can breathe वगैरह वगैरह लिखोगे, and then legal person में which is recognized as a legal person in the eyes of law. Okay, partnership firm and sole proprietorship firm are two persons who are not recognized as a legal person in the eyes of law. So contracting with them by the owner is not a contract, hence it cannot be taxed. एनालिसिस में क्या लिखोगे? पूरा क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा वर्ड्स में डालो एंड देन यस थोड़ा प्रोविजंस भी डालो. फॉर एग्जांपल, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट पीपल. यस, इसको तो इतना तो लिखना है. एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो गाइज. आई एम टेलिंग यू, वो तो पहले जाके कंक्लूजन पढ़ेंगे. वो चाहते हैं कि तुम्हारा एनालिसिस के पहले तुम्हारा आंसर क्या है. तुमने जैसे बोला फर्स्ट मैंने क्वेश्चन जो पूछा नो 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 नो, वैसे वो भी एक्साइटेड रहते हैं ये बच्चे ने लिखा क्या है. ओके, फर्स्ट वो जाते हैं आंसर पढ़ते हैं, कंक्लूजन. और कंक्लूजन ट्राई करो कि 2 लाइन 1 लाइन में खत्म करो. यस, और नो या यस बोलोगे ना, उसको अंडरलाइन करके आओ. पहले वही पढ़ेगा वो. जैसे तुम लोगों ने नो बोला, वो नो ढूंढने में उसको इरिटेट मत करो एग्जामिनर को. नो उसको बोलो बच्चा यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, तुम यहाँ पे देखो. यस, नो को अंडरलाइन करो. आपका नो सही है तो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. अदरवाइज देयर आर चांसेस कि वो पढ़े नहीं, या फिर पढ़ते भी है तो मार्क्स बहुत कम देते हैं. अगर गाइज, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक. इफ यू डोंट नो द कंक्लूजन, डोंट कंक्लूड इट. एटलीस्ट प्रोविजन एंड एनालिसिस का मार्क्स मिलेगा. अगर आपने कंक्लूजन रॉन्ग लिखा तो मैंने क्या बोला, डायरेक्टली एग्जामिनर जाएगा पॉइंट पे, यस और नो पे जाएगा. यस, अगर आपका नो है, वो क्वेश्चन यस है तो नहीं पढ़ेगा वो. यस, देयर आर चांसेस कि वो पढ़ेंगे ही नहीं. तो डोंट कंक्लूड इट. कंक्लूजन में 1 मार्क जाएगा. इट्स बेटर टू स्कोर 3 मार्क्स आउट ऑफ 4. Yes, it's better to have something rather than having nothing. Yes, तो ऐसे करो. Okay, if you are not sure, don't conclude it. या फिर डिप्लोमेटिक आंसर दो. It may be or may not be डिप्लोमेटिक आंसर. आप ही एनालाइज कर लो. Yes, understood? Yes, आधा तो मिलेगा उसमें. आप नो वाला पार्ट पढ़ो, आधा दे दो, या फिर यस वाला पार्ट पढ़ो, आधा दे दो. स्मार्ट आंसर, राइट? यस, ऐसे करके सीए पास होते हैं. पूरा स्ट्रिक्ट यस और नो ही आना चाहिए जरूरी नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू एनालाइज. यस, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आप जब सीए बनोगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड प्राइवेट इक्विटी से बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे हाई पेइंग जॉब्स है. वहाँ पे भी बहुत अच्छा होता है. उसके अकॉर्डिंगली 16, 17, समटाइम्स 20 आवर्स का वर्किंग पर डे. ओके, बिकॉज यू हैव टू एनालाइज द कंपनीज का इन्वेस्टमेंट, बिकॉज पैसा इन्वॉल्व होता है. वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट, वो एनालाइज करते हैं वो लोग. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, प्राइवेट इक्विटी. ओके, वहाँ पे आप इंटरव्यू अगर होते तो आप कैसे एनालाइज करते हो उसके मार्क्स होते हैं. आप डायरेक्टली आंसर देते तो आपको रिजेक्ट स्ट्रेट अवे. आप अगर कंक्लूड नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन एनालिसिस 2 घंटे के लिए करना चाहिए. देन ओनली विल गेट सिलेक्टेड. वैसे ही ये एग्जाम में भी है. आप कंक्लूड नहीं करोगे, डिप्लोमेटिक आंसर दो, बट हाउ यू एनालाइज, कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई कर रहे हो, दिमाग चलाओ. और जो जो पढ़ा है ना यहाँ पे, जो जो एग्जाम्पल सर बोल रहे थे, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. एटलीस्ट कीवर्ड्स तो है, आप लोगों को याद है. यस, तो वहाँ पे ब्लैंक होके मत बैठो मेरे को आंसर यस और नो पता ही नहीं करके. जो पता है वो तो लिखो.
गाइज ऐसे होता है सीए पास करने का टेक्निक. यू आर सपोज टू राइट एवरीथिंग यू नो. नॉट ओनली फॉर सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट में भी आता है एंड फाइनल में भी आता है. यस, विल मूव टू द नेक्स्ट वन. टू पार्टीज. गाइज इसको केस लॉ को याद रखो. स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामनलाल एस एंड को. जो मैंने पार्टनरशिप फॉर्म एंड सेल्स टैक्स का बोला ना, वो है वो. यस. नेक्स्ट वन. पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस. गाइज यहाँ पे क्या बोलेंगे पता है? Soumya Patil, after clearing her CA finals, called some of her friends to the party, and she herself did not come to the party. Now, can the friends sue CA Soumya Patil? ऐसे पूछेंगे. यही आएगा, पार्टी आएगा. सोशल एग्रीमेंट है भाई. देर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. ये इसका स्टैंडर्ड या तो ये पूछेंगे या तो ये पूछेंगे. एक ही स्टैंडर्ड था. या तो ये पूछेंगे, अदरवाइज they'll ask husband and wife that they had an agreement कि husband will give so and so amount every month. He failed to give. Okay, अगर agreement जहाँ पे पहले बन रहा था ना oral or written, it can be oral or written, but in the interest of parties it should be written, right? वो आएगा point आगे. ठीक है, वो agreement बनाया नहीं था because there was no intention to create legal obligation. Guys यहाँ पे 2 scenarios है. वो बोलेंगे husband promised to give wife rupees 20,000 per month. When he promised, he did not create any agreement. There was no intention to create legal relationship. ठीक है, वो अगर बोले there was an agreement, it was registered under law, तो क्या बोलोगे? There was an intention to create legal relationship, there is a valid contract. अगर वो बोले it was oral, there was no intention to create legal relationship, तो आप क्या बोलोगे? It is not a contract, valid contract. Because there is no intention to create legal relationship. इसका स्टैंडर्ड केस लॉ बैल्फर वर्सेस बैल्फर. यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस. यहाँ पे देखो केस लॉ बैल्फर वर्सेस बैल्फर. इस केस में क्या हुआ, क्या था? हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था वाइफ को एंड देन देयर वाज नो व्हाट लीगल एग्रीमेंट. एग्रीमेंट ही नहीं था ना. ये सेकेंड पॉइंट पे ये केस स्टडी आ सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट पे क्या केस स्टडी आएगा? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामनलाल एंड को. यस, इसके ऊपर क्या बनेगा? पार्टीज आर वन एंड द सेम. ओके गाइस, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो देंगे नेगेटिव आंसर. नेगेटिव ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. अगर कुछ नहीं समझ आया ना तो ये भी एक टेक्निक है भाई, नो लिखे हो. ओके, देर इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये लिख सकते हो. यस, मोस्ट ऑफ द केसेस में. ओके, इफ देर इज एन एग्रीमेंट इन केस ऑफ सोशल, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो पॉइंट आपका आंसर इसके ऊपर डिपेंड करेगा वेदर देर इज एन एग्रीमेंट और नो. अगर एग्रीमेंट है then there was an intention to create legal relationship, then Balfour versus Balfour का केस लॉ नहीं आएगा. yes sir, आप कोट करके बोल सकते हो कि इसमें ये था नहीं लेकिन हमारे केस में है. there is an intention to create legal relationship. पढ़ के आए हो तो चिपका के आना. yes, और कंक्लूजन में बोल्ड करके आओ, it is a valid contract because there is an intention to create legal relationship. 2 एलिमेंट्स हो गए. गाइज पॉसिबल क्वेश्चन सारे बता दिया, कीवर्ड्स भी बता दिया. केस लॉज क्या क्या कोट करोगे? एक तो बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन फर्स्ट केस में. गाइज कीवर्ड समझ आया ना? ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही वर्ड्स यूज किया जाए. अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विथ. ओके, इसके ऊपर एक केस लॉ आएगा. मैं आस्क द क्वेश्चन. अ फादर हैज 3 kids, 2 पापा के परा that is boys and 1 papa ki pari that is girl. Okay, now the father wants to give the entire property to the girl, papa ki pari. papa ke boys go to hell. Okay, वो चिल्ड्रन रहे, तुम लोगों को नहीं. Okay, now he has made an agreement. इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है. ओके, इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, पूरा एग्रीमेंट बनाया उसने. नाउ वो मैरिड है, डॉटर, तो वो अगले शहर से आ रही है एंड दिस गाय इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी. बोथ आर इन द कार, अलग अलग कार ऑब्वियसली. ओके, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड ही डाइड. नाउ अभी ये एग्रीमेंट का क्या हुआ? वो एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है? वाई? देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट, रजिस्टर. वाई? बोल रहे ना स्टैंडर्ड लाइन, देयर कैन बी एन ओरल एज वेल एज रिटन, योर चॉइस. तो आप क्यों बोल रहे हैं रिटर्न भी है? यस,
there are few cases where the agreement not only it should be written but it should also be registered. जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. इंश्योरेंस आप क्लेम कैसे करोगे अगर है ही नहीं तो? यस, इट शुड बी रिटन एज वेल एज रजिस्टर्ड. यस गाइज, तो ये स्टैंडर्ड केस लो आएगा, पापा का परा पापा का परी वाला. ये रिमेंबर करो. आप क्या लिखोगे? वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट इज टू कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटीज. ये लीगल फॉर्मेलिटीज है ना भाई, फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस. इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट. तो आंसर कैसे लिखोगे अगर पापा का परा एंड परी का क्वेश्चन आया तो? बोलो. दिया इज पापा की परी. हर फादर वांट्स टू gift a immovable property. Now while coming to the what court of law, something happened. Now is this contract valid or no? आप लिख रहे हो. हाँ, अकॉर्डिंग टू द बोलो. प्रोविजन में क्या लिखोगे? एज पर द प्रोविजंस ऑफ, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ भी लिख सकते हो. प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज टू कंप्लाई विथ लीगल फॉर्मेलिटीज. यस, there are certain cases where the agreement should not only be written. guys, उससे पहले कीवर्ड लिखो. पंच लाइन, प्राइमा फेसी. क्या लिखोगे? कि एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन. हाँ, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एंड टू कंप्लाई विथ सर्टन रेगुलेशंस it is preferred to be in writing. Okay, not only writing, there are certain cases wherein it should be registered. Those cases are, one of the cases is immovable property registration. स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करना पड़ेगा. इट शुड बी रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफिस. गाइस, आप लोगों को समझ आ रहा है ना? ये प्राइमा फेसी भी लिखना है, आपको एनालिसिस का मार्क्स मिलता है. यस, एग्रीमेंट ओरल या रिटन हो सकता है. रिटन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज. नॉट ओनली इन राइटिंग, इट शुड बी रजिस्टर्ड. कौन से? इमूवेबल प्रॉपर्टी. यू आर सपोज टू राइट दैट. हाँ, अभी इन केसेस में, हाँ, इंश्योरेंस केसेस. ओके, अभी क्या लिखोगे और क्या क्या लिखोगे? बोलो बोलो. इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड देन इट इज नॉट वैलिड. प्रोविजन में ये कंप्लीट करोगे, लिखोगे ना? हाँ, अभी एनालिसिस में क्या लिखोगे? दिया एंड अंकल. लेट अस टेक अंकल, जो है नहीं वो अंकल. ओके, ही वांटेड टू गिफ्ट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अभी क्या लिखोगे? इन दिस केस एग्रीमेंट वाज रिटन, एग्रीमेंट वाज इन राइटिंग. यस, if it is enforced in the court of law, it cannot be a valid contract because it is not registered. इतना ही लिखो. कंक्लूजन में क्या लिखोगे? इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. समझ आएगा इस? यस, कीवर्ड्स एज पर द प्रोविजंस हमारा स्टैंडर्ड लाइन. इट कैन बी ओरल और रिटन. इट शुड बी रजिस्टर्ड. इतना ही लिखो. इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आया तो देखो पॉइंट कितना सिंपल लिखता है. टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विथ. एक एक पॉइंट को उठाते हैं, उसके ऊपर केस स्टडी बनाते हैं. नाउ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड. इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया, यू नो द कीवर्ड्स एज वेल एज एनालिसिस, कंक्लूजन. यहाँ पे एनालाइज करके जा रहे हो, वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चिपका के आना. नेक्स्ट पॉइंट देखो, वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस, इमूवेबल प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी कंप्लाइड विथ. यही है. वर्ड्स स्पोकन और रिटन, बट नो डिफरेंस. नो डिफरेंस ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड रिटन. ये स्टैंडर्ड लाइन बोलना है उनको. ओके, उसके बाद एनालाइज करके बोलना है. ओके, नेक्स्ट वन, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. इसके ऊपर कोई केस स्टडी नहीं बनेगा. ओके, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, इट शुड नॉट बी वेग. नॉट वेग मतलब क्या? वेग मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिगुअस? ये समझो पहले. मैम रुको रुको रुको, याद आ रहा है, रुको. यस यस, टेक योर टाइम मैम. व्हाट? हाँ, वेग मतलब अनक्लियर. एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर. नॉट वेग मतलब क्लियर. अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर. दैट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड. वहाँ पे देते हो कॉन्ट्रैक्ट इज वेग, तो अब एनालिसिस में कुछ तो मीनिंग तो पता होना चाहिए. दे विल प्ले विद द इंग्लिश ऑल्सो. ओके, यू आर सपोज टू रिमेंबर इट. नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट. द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग. इम्पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए. ऊपर से कूद जा, पॉसिबल है? नो, इम्पॉसिबल. इसके ऊपर कोई केस स्टडी नहीं बनेगा. ओके, 5 एलिमेंट्स गाइस, रिवाइज विथ मी. फर्स्ट वन, टू पार्टीज. टू पार्टीज. सेकेंड वन, parties, I said, parties.
not the other thing which you understood. Okay, two parties. Next one, बोलो रे. Intention to create legal relationship. Next, other formalities to be complied with. और फिर certainty of meaning, possibility of performance. Yes. अभी आते हैं नेक्स्ट हमारा सेक्शन 10 का. ओके, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट होना चाहिए. अगेन आप क्या बोलोगे? एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन. एग्रीमेंट का पूरा डेफिनेशन लिखा है उन्होंने. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. अब ऐसे लिखो, देयर इज, अब वो स्टैंडर्ड लाइन भी लिखना. ओके, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन एग्रीमेंट बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज. ये कीवर्ड है गाइस, क्या? बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज इट इज प्रिफर्ड टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट. ओके, in certain cases it should not only be written, it should also be registered. For example, immobile property. Yes. Free consent. Free consent मतलब वो standard 5 words guys पता है ना? coercion, undue influence, misrepresentation, mistake, fraud. ये 5 elements. अगर ये है तो free consent है या नहीं है? नहीं है. ओके गाइस, इसका कीवर्ड है क्या? कंसेंसस ad idem. मतलब क्या? मीटिंग ऑफ माइंड्स. ये कीवर्ड है इसका. फ्री कंसेंट जहाँ पे भी आएगा आप क्या लिखोगे? कंसेंसस ad idem होना चाहिए. अगर ये 5 एलिमेंट्स है, विच वन? कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक एंड फ्रॉड. अगर ये 5 एलिमेंट्स है, इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. देयर इज नो कंसेंसस ad idem. कंसेंसस नहीं है भाई. कंसेंसस मतलब सेइंग यस, असेंट, कंसेंट. दैट शुड बी अ वैलिड कंसेंट, राइट? और डायरेक्टली बोलेंगे ये इज थ्रेटनिंग मतलब कोercion, तो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है. वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. देयर इज नो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज इन केस ऑफ कोercion, हेंस नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यस. अभी नेक्स्ट मैं एनालिसिस पार्ट नहीं बोलूंगी. प्रोविजन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन में यस और नो इंपॉर्टेंट. बाकी सब क्या खिचड़ी बताते हो आपका प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट वन. फ्री कंसेंट में 5 एलिमेंट्स याद रखो. नॉट कॉज्ड बाय कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह वगैरह. सेम थिंग इन सेम सेंस मतलब कंसेंसस ad idem. यस, उसको एक्सप्लेन करके और एक वर्डिंग्स में दिया है. आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स मतलब कंसेंसस ad idem कीवर्ड. डन गाइस. नेक्स्ट वन, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज. इसमें 3 पीपल. एक तो मेजोरिटी होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड. डिस्क्वालिफाइड कौन कौन है? एलियन एनिमी, यस, कन्विक्टेड पर्सन, these are disqualified people. एज ऑफ मेजोरिटी मतलब मैरिज के लिए कौन सा एज रेलेवेंट है? बॉयज के लिए 21. ओके, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल लॉ. के मेजोरिटी मतलब 18 पकड़ के मत बैठो. इन केस ऑफ मैरिज बॉयज शैल अटेन द एज ऑफ 21, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड. अदरवाइज माइनर बोलेंगे तुम लोगों को, दो यू आर एलिजिबल टू गेट अ लाइसेंस. ओके, और फिर मेजोरिटी में नॉर्मल केस में मेजर कब हो गए? एट द एज ऑफ 18. ओके गाइस, पहले स्टैंडर्ड लाइन क्या लिखोगे? एज पर द एप्लीकेबल लॉ. ही हैज अटेन द एज ऑफ मेच्योरिटी एज पर द एप्लीकेबल लॉ, विच एवर लॉ इज एप्लीकेबल टू हिम. फिर लिखो मेजोरिटी इज 18 ईयर्स. गाइस, एबल टू अंडरस्टैंड? सो फार सो गुड, सब समझ आ रहा है? नेक्स्ट वन, साउंड माइंड मतलब ही शुड नॉट बी इडियट, लुनैटिक. याद है ना? He should not be drunken person. Drunken person if he is sound during certain time intervals, then he can enter into contract. Yes. If he is insane or he is not in his consciousness, then can he enter? No. आप ये भी याद रखो. Not guys, देखो disqualified इसमें alien enemy, foreign, सोवेनियर्स, कन्विक्स. कन्विक्स मतलब क्या? कन्विक्स मतलब क्या? अपराधी, प्रूवन गिल्टी. ओके, एलिज्ड पर्सन मतलब ब्लेमिंग विदाउट एनी प्रूफ. ओके, कन्विक्टेड मतलब हु इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि वो अपराधी है, ही हैज कमिटेड द ऑफेंस. कन्विक्टेड इज क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड पर्सन. तो आपको केस स्टडी कैसे बना के देंगे? ए इज अ कन्विक्टेड पर्सन, बी इज कॉन्ट्रैक्टिंग विथ हिम, इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो. सिर्फ नो नहीं लिखना है. क्या लिखोगे?
कंक्लूजन इज राइट. ओके, प्रोविजन में क्या लिखोगे? यस, प्रोविजन में क्या लिखोगे? स्टैंडर्ड लाइन छोड़ो, नेक्स्ट बोलो, टू द पॉइंट. सेक्शन 10. वेरी गुड मैम. मैम वो एक ही याद रहेगा लाइफ लॉन्ग. हाँ, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, उसमें 3 पीपल है. पहला वाला, he should attain the age of majority. Second, he should be of sound mind, not otherwise disqualified. ठीक है, not otherwise disqualified में कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट वन, एलियन एनिमी, एंड देन फॉरेन सोवेनियर्स. थर्ड वन इज कन्विक्स. कन्विक्स मतलब डिक्लेयर्ड व्हाट? प्रूवन गिल्टी. यस, डिक्लेयर्ड गिल्टी. एडजुडिकेटेड मतलब डिक्लेयर्ड गिल्टी. नेक्स्ट वन, कंसिडरेशन. इसके ऊपर पूरा टॉपिक ही है, विल सी इट लेटर. कंसिडरेशन के ऊपर यूनिट 2, इफ यू गाइज रिमेंबर. कीवर्ड क्या है? क्विड प्रो को. ये तो याद है ना, ये तो बहुत इजी है. नेक्स्ट वन, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट. लॉफुल कंसिडरेशन मतलब इफ यू सेल मी गुड्स, I'll in return murder someone whom you don't want. Is it a lawful consideration or no? तो डायरेक्टली लिख सकते हो. यस, इसमें कुछ ज़्यादा. नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर टू बी void. डिक्लेयर्ड void कौन कौन से? कॉन्ट्रैक्टिंग विद अ माइनर इज डिक्लेयर्ड void. कॉन्ट्रैक्टिंग विद एलियन एनिमी void. यस, वो सेक्शन 24 में पूरे है. ओके, विल सी दैट कि कौन कौन से डिक्लेयर्ड void है. तो डिक्लेयर्ड void आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. गाइज, ऑल द 11 एलिमेंट्स, टेल मी कौन कौन से है? ऑल द 11 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 एंड नॉट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10. नॉट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 पहले बोलो. 2 पार्टीज. इतना जल्दी आंसर आ गया. 2 पार्टीज. नेक्स्ट वन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. थर्ड वन, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद. फोर्थ वन, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हो. नेक्स्ट वन, 6 एलिमेंट्स एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बोलो. एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, कंपिटेंसी दैट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. उसमें 3 पीपल, एज ऑफ मैच्योरिटी, साउंड, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड. हाँ, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड में 3 वर्ड्स, एलियन एनिमी, फॉरेन सोवेनियर्स एंड कन्विक्स. वेरी गुड, इतना याद रखो. इसके ऊपर ही केस स्टडी कैसे आता है वो तो पता चली गया. थोड़ी देर होगा तो तुम लोग ही बोलोगे मेरे को, राइट? ये कीवर्ड है ना मैम, इसके ऊपर यही आएगा. फील आ रहा है ना? नेक्स्ट वन, लीगल, लॉफुल कंसिडरेशन. नेक्स्ट वन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी void. फॉर एग्जाम्पल, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी void. यस. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर वैसे ज़्यादा तो नहीं बनेंगे, हम लोग शॉर्ट में देखते हैं. ओके, विल मूव फास्ट. ठीक है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल. गाइस, फर्स्ट यूनिट है इसलिए एक एक पॉइंट बताना पड़ रहा है. बाद में कीवर्ड ऐसे के स्टडी आएंगे एंड देन विल मूव फास्टर. एबल टू अंडरस्टैंड? अभी भी ग्रिप आया तुम लोगों को. विल मूव फास्टर. हाँ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, तभी तो वैलिड बनता है. अभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पूरा डेफिनेशन पढ़ के आए. यस. और फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. गाइस, इसको पूरा याद रखना है. व्हाट डू यू मीन बाय सीजेस? कमिंग टू एन एंड, इट एंड्स. ओके, अभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखो. अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. अभी एक काम करते हैं, इसको कट करो. अभी इतना पढ़ो. अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड. एनफोर्सेबल बाय लॉ पहले था, अभी इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करे थे डॉग परचेज करने का. वही बोला था ना सर ने. यस, डॉग परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट करे थे एंड देन वन फाइन डे द डॉग डाइड. ओके, अर्लियर द कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड, नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. तो क्या? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड. अभी बोल सकते हो क्या कोर्ट में जाके मुझे वही डॉग चाहिए? अरे भाई, वो वॉइड हो गया बिकॉज इट हैज कम टू एन एंड. यू कैन नॉट हैव दैट डॉग नाउ. वो यहाँ पे ये जो लाइन दिया है ना उन्होंने,
वो क्या बोला है, व्हेन डज इट बिकम void, when it ceases to be enforceable. Able to understand? अभी बोलो void contract का definition. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable by law. Simple. When it ceases to be enforceable, उतना ही है. Voidable contract. ये explain करूँ? Should I explain this? एक ही लाइन में, उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है. Look at this. It may be added by way of clarification here that when a contract is void, it is not a contract at all. क्यों? Because to form a valid contract, there should be one of the essential element is not expressly declared to be void. Void है तो हम लोग कैसे बोल सकते कि वो contract है? But to analyze, they have given that name. इतना ही बोल रहा है वो लाइन. Yes. Next one, voidable contract. ये इंटरेस्टिंग है. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. For example, coercion. Okay, A has threatened B to enter into a contract. Voidable at the option of whom? A has threatened to enter into a contract with B. Is there a free consent? No free consent, right? So is it a voidable contract? At the option of whom? Aggrieved party, plaintiff, party who has suffered the loss, that is B in this case. Not at the option of A. तो यही बोलता है, when an agreement which is enforceable by law at the option of one party, that is B, not at the option of A, तो it is voidable. Guys, इसके ऊपर केस स्टडी कैसे आते हैं वो बोलते हो. ओके, सिंपल टर्म्स में बोलेंगे. There was a existence, for example, dog का example. Yes, it was earlier in existence, but on happening of certain event, it became what? Void. Dog died. Happening of certain event. One more example I'll give. There was a fire in the factory. Fire हुआ तो it became void on happening of certain event. Yes or no? अभी minor का बोले. ये सभी void के example है. First one, dog died और horse died. Second one, building destroyed. Material जो हम ले रहे थे वही destroy हो गया. Yes or no? Stock got destroyed or stock is perished. Agreement with the minor. Is it void? Because it is declared void. सिर्फ not only void, void ab initio बोलेंगे. From the very beginning it is void. तो ये void के ऊपर ऐसे आते हैं. void के ऊपर जब भी आएगा पहले तो void का definition लिखो. It is what? It is enforceable at the option of one but not at the option of other. Yes, ये definition लिखना है and then ये सारे case study आएंगे. Dog died, factory died, subject matter only died. Okay? ऐसे questions. Next. Following are the situations where a contract is voidable. Not free. Not free है तो voidable है. ये तो easy है, बहुत पढ़ के है. Person promises to do something but the other person prevents him from doing. तो तू नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ? He is not allowing me to do. इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं, ये डिफरेंस के ऊपर बन सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन void एंड voidable कॉन्ट्रैक्ट? डायरेक्ट क्वेश्चन, जस्ट रिवाइज. पहले तो वो 10 एलिमेंट्स यू आर परफेक्ट, राइट? उसके ऊपर केस स्टडीज परफेक्ट है. इसके ऊपर चिल्लर क्वेश्चन आएंगे तो ओके, डोंट वरी मच अबाउट इट, जस्ट रिवाइज फॉर द सेक ऑफ रिवाइजिंग. ओके, इसके void एंड voidable पे क्या डिफरेंस है? टेल मी. void पहले तो डिफरेंस लिखोगे. यस. नेक्स्ट, एनफोर्सिबिलिटी, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द व्हाट कोड ऑफ लॉ. कौन सा? void. voidable, it can be enforced at the option of one party but not at the option of other. Next one, a cause, it is caused by free consent of the parties. voidable, not caused because free coercion, undue influence, ये सभी हुआ रहता है, right? Next one, performance. void contract cannot be performed at all because जो subject matter था वही उसका ही death हो गया है. Able to understand? And voidable में एग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम, अगर वो रीजनेबल टाइम में एक्सेस नहीं कर रहा तो गया वो. ओके, राइट्स नॉट ग्रांट एनी लीगल राइट बिकॉज वो सब्जेक्ट मैटर ही डेथ हो गया है. ओके, वॉइडेबल में राइट है इफ यू वांट टू एक्सरसाइज, अदरवाइज नो. ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. ओके, पॉइंट्स यू आर सपोज टू रिमेंबर. नेक्स्ट वन, इलीगल मतलब बोलेंगे स्मगलिंग, ड्रग्स. ओके, इजी क्वेश्चंस, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. विल मूव टू द नेक्स्ट वन. डिफरेंस वगैरह देख लो गाइज. विल मूव फास्टर. ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है. एक्सप्रेस मतलब जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ओरल या रिटर्न फॉर्म में.
ओके, ओरल मतलब बोल के, बाय वर्ड स्पोकन, रिटर्न मतलब इट इज रिटन इन द एग्रीमेंट. ओके, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, बाय द एक्ट ऑफ द, फॉर एग्जाम्पल बस में चढ़ा, इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो? कुली ने बैग लेके भागा, इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. यस. एंड देन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो. इट इज नॉट अ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स. guys try to remember the keywords, pay attention. It is not actual contract but it resembles the contract. ओए मेरे साथ बोलना है. हाँ, it is created by law, this is important. और फिर one more keyword, one cannot enrich himself at the expense of other. yes, ये 4 लाइन मेरे को बोलना है. it is not the actual contract but it resembles to the actual contract. okay, it is created by law. okay, और फिर one cannot enrich himself at the expense of other. इसका मीनिंग क्या है? लॉस्ट गुड्स फाउंड. वो क्वेश्चन में देंगे रे, लॉस्ट गुड्स फाउंड, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? सर ने एग्जांपल दिया था, दिया मेरा केक लेके भागी. यस, यू हैड इट राइट. हाँ, वो केक का एग्जांपल है ना. अभी याद आ गया ना. हाँ. केक उतना पसंद है क्या उसको? वाह नाइस. तो केक का एग्जांपल इज अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. ओके, समवन फाउंड एन अम्ब्रेला. रेनी सीजन में अम्ब्रेला कोई नहीं रिटर्न करता, लॉटरी लग गई. ओके, तो आप कीवर्ड्स क्या लिखोगे? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, क्लासीफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, तो क्या लिखोगे? कूली का एग्जांपल आया तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, वो तो याद हो गया ना अभी. कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल्स कैसे आते हैं? लॉस्ट गुड्स फाउंड, दिया का केक आएगा. नहीं आएगा, सिमिलर आएगा रे, नाम चेंज होगा बस. ओके, नाउ व्हाट आर यू सपोज टू राइट? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखोगे आप? पहले तो डेफिनेशन, इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स. ओके, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ नॉट बाय द पार्टीज. ओके, ये रिमेंबर करो. एंड देन हाँ, वन कैनॉट एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर. ओके, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. क्यों? बिकॉज पार्टीज आर नॉट क्रिएटिंग, parties are not sitting and talking or writing any agreement. that is the reason why it is created by law. क्यों? one cannot enrich himself at the expense of other. दूसरा का लेके आप अमीर नहीं बन सकते हो. that is the reason why it is created by law. इतना ही रखो. ओके, इसका क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए स्ट्रेस किया ज़्यादा. ये कॉन्ट्रैक्ट्स यूजलेस. एग्जीक्यूटेड मतलब बोथ द पार्टीज हैव ऑलरेडी परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी मतलब in the future they are supposed to perform, it is not yet performed. ओके, यूनिलैटरल मतलब वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड, द अदर पार्टी का नॉट येट परफॉर्म्ड, येट टू परफॉर्म. बायलैटरल मतलब दोनों का पेंडिंग है या दोनों ने कर दिया, आउटस्टैंडिंग. ओके, पेंडिंग. ओके, यूनिलैटरल मतलब एक की तरफ से पेंडिंग है, बायलैटरल मतलब दोनों की तरफ से पेंडिंग है. नाउ काइंड्स ऑफ ऑफर, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, जनरल, स्पेसिफिक. ओके, जनरल ऑफर मतलब offer to the public at large. okay, and specific offer मतलब it is offered to a specific person. नहीं, क्रॉस ऑफर मतलब गाइज इसमें इंपॉर्टेंट है. क्रॉस ऑफर मतलब फॉर एग्जाम्पल दिया wants to purchase cell phone of mine, I want to sell my cell phone to दिया. दोनों का इंटेंशन सेम है, दोनों एक साथ क्लास में आते हैं, दोनों एक दूसरे को बोल देते हैं एक ही बार. दिस इज अ क्रॉस ऑफर. यस सर, दोनों ने बोल दिया एक ही बार. ओके, नाउ रीड इट. टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स, दोनों को वही चाहिए था. इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, दोनों को नहीं पता था ना कि वो खरीदना चाहती है, शी डजंट नो मैं बेचना चाहती हूँ. नाउ द ऑफर्स आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर्स. इसके ऊपर केस स्टडी बन सकता है गाइज. नाउ देर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच अ केस बिकॉज ऑफर मेड बाय अ पर्सन कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर्स ऑफर. यहाँ पे सुनो, दोनों ने एक दूसरे को अगर बोला इट कैन नॉट फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एक्सेप्टेंस अभी हुआ नहीं, एक दूसरे को क्रॉस ऑफर हुआ है बस. इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो वन हैज टू एक्सेप्ट इट. कीवर्ड यही लिखना है. अंडरस्टूड? व्हाई आर क्रॉस ऑफर्स नॉट नोन एज एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स? बिकॉज acceptance has not yet happened.
समझ आया ना पॉइंट? नेक्स्ट वन, काउंटर ऑफर मतलब बार्गेनिंग मॉडिफिकेशन करके अगर आप काउंटर ऑफर कर रहे हो देन द अदर पार्टी हैज़ टू एक्सेप्ट इट. अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. गाइज इसमें इंपॉर्टेंट है, जब भी मैं बोल रही हूँ दिया को आई वांट टू सेल माई सेल फोन एट ₹30,000, okay, you want to bargain and you modified the contract. You are saying I want to buy it at 25,000. Now you are counter offering. Now you are offering, I have to accept it. Understood? When I am going to accept it, it becomes a contract. Otherwise no. तो इसमें क्या बोलोगे? The offeree has to offer and the offerer has to accept it. Able to understand? हाँ. Standing और continuing offer मतलब it is open. अभी open है तो आजा, टाइम ले ले भाई. एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. यू कैन रिमेंबर द कीवर्ड्स. देखो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर. इसके ऊपर क्या क्या बोलेंगे वो आई लेट यू नो. एक तो बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट या फिर डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ स्मार्ट बाजार और शोरूम, ओके, एंड देन प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी. दीज आर नॉट ऑफर्स, these are invitation to offer. Which are those 3 cases? यही क्वेश्चन में आएगा. एक तो डिस्प्ले ऑफ प्राइजेस इन द प्राइस टैग्स इन द शोरूम, ये इन्विटेशन टू ऑफर है. यस. और फिर प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी, एडवर्टाइजमेंट, दीज आर इन्विटेशन टू ऑफर. इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं. यू हैव टू राइट द डिस्टिंक्शन. ये तो आपको पता चल गया ये इन्विटेशन टू ऑफर है, नॉट एन ऑफर. कंक्लूजन पता चल गया आप लोगों को. नाउ कंटेंट क्या क्या लिखोगे. ओके 2-3 पॉइंट्स है which are keywords और फिर बाकी के 3-4 पॉइंट्स है that you can write in your own words. own words के पहले बोलते हो because these are easy ones. okay, offer precedes और invitation to offer precedes. invitation to offer precedes. invitation to offer comes before offer. ये own language में लिख सकते हो. yes. अभी देखो invitation to offer is an offer to offer. मतलब ओके आप क्या ऑफर करने के लिए इनविटेशन दे रहे हो. यस सर, ये स्टैंडर्ड वर्ड लिखो. मतलब ये डायरेक्टली ऑफर नहीं है. यू आर इनवाइटिंग द अदर पर्सन टू मेक एन ऑफर, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर. ओके अभी 5 वर्ड्स यू आर सपोज टू रिमेंबर. ओके इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन. विलिंगनेस ऑफ अ पार्टी टू बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. आर यू विलिंग टू बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एज सुन एज यू आर मेकिंग इट, देन इट इज एन ऑफर. If you are willing to negotiate on the terms of the offer, then it is an invitation to offer. Willingness क्या है? Are you willing to be bound by the contract? Then it is an offer. Are you willing to negotiate? Then it is an invitation to offer. ये own words में बाकी सब लिख सकते हो. पहले तो बोलो which one precedes? Invitation to offer. Willingness to be bound by the contract. Willingness to be able to be बाउंड बाय द ऑफर. कौन सा क्या है? ऑफर है. ओके विलिंगनेस टू नेगोशिएट, इनविटेशन टू ऑफर. एग्जाम्पल्स क्या क्या देंगे? एक तो एडवर्टाइजमेंट, डिस्प्ले ऑफ प्राइस टैग्स इन द शोरूम एंड देन प्रोस्पेक्टस इशूड. दीज आर हाँ वेइंग मशीन. ओके दीज आर इनविटेशन टू ऑफर. यस हाँ अभी देखो की पॉइंट्स. ओके ऑफर इज डिफरेंट. Offer is different from a mere statement of intention. An invitation to offer, a mere communication of offer, a prospectus and advertisement. मतलब ये सिर्फ communication of information है. This is not an offer. Okay? यहाँ पे देखो a statement of intention and announcement. देखो I am announcing I want to sell my cell phone. This is not an offer. This is a mere invitation. This is mere an intention. This is mere an announcement. This is not an offer. अगर वो बोलेंगे ए अनाउंस्ड टू सेल हिज सेल फोन, इट इज़ अ अनाउंसमेंट और इज इट एन ऑफर? अनाउंसमेंट है, सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है. एबल टू अंडरस्टैंड गाइज? यही कीवर्ड्स आते हैं उसमें. ओके नेक्स्ट देखो ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन. डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर between an offer and an invitation to offer. Okay. Okay. Will you sell your bumper hall pen and telegraph lowest cash price? Guys इसके ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. ये आया भी हुआ है. ओके मैं लेटर लिख रही हूँ. विल यू सेल योर सेल फोन? एक क्वेश्चन मार्क.
अगर सेल करोगे तो व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस दैट यू आर गोइंग टू कोट, नॉट द हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस, कम से कम में. ओके, आई एम सेंडिंग यू अ लेटर. आप बोलते हो लिख के, लेट अस अज्यूम यू आर सेलिंग योर फोन. आप बोलते हो आई एम नॉट इंटेंडिंग टू सेल माई सेल फोन. नेक्स्ट लाइन में लिखोगे लोवेस्ट प्राइस. इफ आई एम गोना सेल, लोवेस्ट प्राइस दैट आई एम गोना कोट इज 10,000. दिस इज नॉट एन ऑफर. एबल टू अंडरस्टैंड? वो डायरेक्टली क्वेश्चन में यही देते हैं. ही इज राइटिंग अ लेटर टू बी. ही इज आस्किंग आर यू विलिंग टू सेल योर सेल फोन एंड व्हाट इज द लोवेस्ट प्राइस दैट यू आर गोइंग टू कोट. Is this offer? Replying to such an letter quotation, is it an offer? No. No करके लिख के आना. Able to understand? Only replying to a quotation is not an offer. Able to understand? हाँ. Next one. A statement of price is not an offer. Quoting the price of a product does not constitute it as offer. Okay? मतलब सिर्फ quotation दे रहे हो. Quotation वगैरह को आते हैं ना कार शोरूम में. An invitation to make an offer or to do business. Subject to final terms. Okay. Auction sale. Auction is only an advertisement to sell. Auction is also an invitation to offer, not offer. Guys, हम लोगों को 4-5 पॉइंट मिल गए ना. Which are those? First one, यही है. First one, auction. Second one, prospectus issued. Third one, display of price tags. हाँ, और prospectus issued वो तो हो गया ना. Weighing machine is also an invitation to offer. Mayor announcement, invitation to offer. Okay, answering to a questions, answering to a question or questions, invitation to offer. Okay, हाँ अभी what is invitation to offer? Guys, ये सभी पढ़ते हो, pay attention. An offer should be distinguished from an invitation to offer. An offer is definite and capable of converting an intention into a contract. मतलब वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में. ओके, whereas an invitation to offer is only a circulation of an offer. Invitation to offer precedes offer. Invitation to offer is a circulation of offer. दो keywords मिल गए. Next one, it is an attempt to induce offers and precedes a definite offer. It is an attempt to induce offer. मैं attempt कर रही हूँ ताकि और offer आए. Okay, guys, 3-4 points. This is important. Okay, ये आएगा तो 5 या फिर 4 मार्क्स के लिए आता है. Okay, which one precedes? Invitation to offer. और फिर which one induces offers? Invitation to offer induces offers. Okay, which one is a circulation of offers? Circulation of offers, invitation to offer. Able to understand? और क्या क्या आएगा? An invitation to offer is an act precedent to making an offer. Acceptance of an invitation to an offer does not result in the contract. Only an offer emerges in the process of negotiation. Able to understand? When a person advertises that he has stock of books to sell or houses to let, there is no offer to be bound by any contract. Such advertisements are offers to negotiate offers, to receive offers. मैंने क्या बोला था? Offer to negotiate, not be bound by the contract, is an invitation to offer. Intention matter करता है. Intent to be bound by it as soon as it is accepted. वो क्या बनेगा? Guys, as soon as it is accepted, you will be bound by the contract. तो क्या है? Offer या invitation to offer? It is offer. Next, intent to do some further act. Further act करना चाहते हो तो it is an invitation to offer. Before he becomes bound by it, he wants to do some act like negotiate. Then it is invitation to offer. Former case, it amounts to an offer. Later case, it amounts to invitation to offer. ओके, विल टेक क्वेश्चंस. क्वेश्चन के साथ 2-4 कॉन्सेप्ट बताती हूँ. गाइस, आंसर दिस. पे अटेंशन. ओके, ये एग्जाम में एज इट इज आते हैं, आए हुए हैं. व्हाट हैपेंड? ओके, आंसर दिस. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. बोलो क्या क्या लिखोगे? अभी तो बोला था. यस सर. हाँ, पहले तो डेफिनेशन लिखोगे, दोनों का डेफिनेशन लिखो. एन एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल और ऑफर टू द अदर पार्टी एंड द अदर पार्टी गिव्स हिज एक्सेप्टेंस. तभी क्या होता है? एग्रीमेंट. अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. दोनों का डेफिनेशन लिखा. गाइज, यू शुड बी एबल टू आंसर. इमेजिन करो एज इट इज
क्वेश्चन आया है, यू आर इन द एग्जाम हॉल. It means that to become a contract, an agreement must give rise to a legal obligation. Enforceable by law मतलब क्या? Legal obligation. हाँ, next one. Duty enforceable by law. If an agreement is incapable of creating a duty enforceable by law, it is not a contract. Own words में कैसे घुमा घुमा के लिखते देखो. बोरिंग अभी लग रहा है, बट यू आर सपोज टू राइट इट. उसको लंबा बना के लिखिए, कुछ भी नहीं लिख के आना है. ओके, नेक्स्ट वन. देयर कैन बी एग्रीमेंट्स विच आर नॉट enforceable by law, such as social, moral, religious agreements. Domestic agreements पढ़ के आए थे अभी. The agreement is a wider term than the contract. वो difference में पढ़ के आए थे. All agreements need not necessarily become contracts, but all contracts shall always be agreements. वही statement repeat. All agreements are not, वही हुआ ना, not contracts. When there is an agreement between the parties and they do not intend to create a legal, उल्टा उल्टा वही घुमा के लिखते हैं. Yes. All contracts are agreements. For a contract, ये 2 points पढ़े थे. Agreement enforceable by law. वही घुमा के लिखते हैं. Thus, existence of agreement is a prerequisite existence of a contract. Okay. Guys, पढ़ो. Diya, read. Second question. हाँ. These two. For recovery. क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? सेम क्वेश्चन है, डोंट वरी. ओके, सेम, सिर्फ नाम चेंज होता है. ओके, क्या लिखोगे? सन, हाँ, फादर इज प्रॉमिसिंग सन, इफ यू क्लियर सीए आई विल थ्रो अ पार्टी. दैट इज द केस, राइट? द सन पास द एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, पे द अमाउंट एज प्रॉमिस्ड. 1 लाख रुपये प्रॉमिस किया है, नॉट पार्टी. ओके, अभी पापा ने नहीं पे किया, उनके पास बेचारे को नहीं है, लगता है 1 लाख रुपीज़, राइट? अभी क्या करना चाहता है बेटा? ही वॉन्ट्स टू सू. कैन ही सू? वाई? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. दीज आर सोशल, दीज आर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स. यस यस. तो आंसर में क्या क्या लिखोगे? प्रोविजन में क्या लिखोगे पहले तो? नो, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट. हाँ, तो देख के बोला क्या? तो देख के बोल रहे हो, डोंट सी इट. हाँ हाँ, बोलो बोलो. वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट इज intention to create legal relationship. So there is an intention to create legal relationship or no? So hence it is not a valid contract. He can sue or he cannot sue? Cannot sue. Analysis में क्या क्या लिखोगे? No. चिक 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 क्वेश्चन को घुमा घुमा के. नो को हाईलाइट करो. प्रोविजन में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हाईलाइट करो. एनालिसिस में कुछ हाईलाइट नहीं करना है. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट वन देखो, वही है प्रोविजन में. एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर शुड बी एन इंटेंशन. डायरेक्टली कहा मैंने, बट यू कैन राइट वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. इट इज एज पर सेक्शन 10 और नॉट एज पर सेक्शन 10? यस, वेरी गुड. नॉट एज पर सेक्शन 10, तो इसीलिए सेक्शन नंबर 10 कोट मत करो. एंड देन एनालिसिस में ऊपर का फादर प्रॉमिस टू पे एंड देन ही डिड नॉट पे दो सन क्लियर्ड हिज सीए फाइनल. यस, कंक्लूजन में वी कैन कंक्लूड दैट सन कैन नॉट रिकवर. कैन नॉट रिकवर को बोल्ड किया है. ओके, इसके लिए मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को. एबल टू अंडरस्टैंड? सेक्शन नंबर मत कोट करो. हाँ, नेक्स्ट वन रीड. क्वेश्चन नंबर 3. उतना ही है उसमें, उतना ही. What shall be the position if B communicates his acceptance after 1 week? Okay, one of the essential element is acceptance must be communicated. Yes, there should be communication of acceptance. और ऑफर करते हुए आप ये नहीं बोल सकते हो if you do not reply I will assume that you have accepted the offer. Mere silence will not amount to what? Acceptance. ये standard line you have to remember. Can you offer like this? ನೀ acceptance ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ if you do not give your acceptance I will assume that you have accepted. वैसे तो assume करने को कौन ऑफर करना चाहता है? वो सब लोग assume कर सकते हैं.
I can assume I want to sell my bungalow, okay, for 1 crore rupees. If you do not give your acceptance, I will assume that you have accepted. Or 1 crore rupees de baba. Can you do so? So, mere silence will not amount to acceptance. And in the offer letter, you cannot include a statement कि if you do not reply within a week, I will assume that you have accepted. ये सभी लिखना है आप लोगों को. क्या क्या लिखोगे प्रोविजन में? Mere silence, prima facie standard line. Mere silence will not amount to acceptance unless and until in his previous conduct he has said that mere silence will amount to acceptance. मैंने बोला है बाबा, पहले ही बोला है. I want to sell, let us assume I want to sell my bungalow, that is house. बंगलो तो नहीं है, हाउस है. ओके, टू अदिति फॉर 1 crore रुपीज़. ओके, इसने पहले बोला था मेरे को मेयर साइलेंस, मैं अगर चुप रही तो अज्यूम इट हैज एक्सेप्टेंस. उसने पहले मेरे को बोल के रखा है इन हर प्रीवियस कंडक्ट शी हैज सेड इट, तब इट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. देयर इज एन एक्सेप्शन. ओके गाइस, घुमा के भी दे सकते क्वेश्चन. यू आर मैच्योर्ड नाउ, आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. ओके, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. जब लिंगराज में लेती रहती हो रहा, दे आर लाइक एक क्विड प्रो को बोला तो उनका मुंह ऐसे हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट अवेयर, राइट. बट आप लोगों को सभी पता है अभी इन एंड आउट, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड. अगर लॉ बोल रहा है प्राइमा फेसी बोलता है तो वही नहीं, उसका एक्सेप्शन भी रहता है. ओके, अभी प्राइमा फेसी क्या बोलता है? मेयर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. एक्सेप्शन क्या है? इन हर प्रीवियस कंडक्ट शी हैज एक्सप्रेस्ड दैट मेयर साइलेंस विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, देन इट इज एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस. Able to understand? हाँ भी देखो, as per provisions of the Indian Contract Act, ये unless in her previous conduct, ये सभी याद रखो. हाँ, ओके, लिखते हुए लिखना है. पहले क्या लिखोगे? प्राइमा फेसी. टेल मी. मेयर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. ऑफरर कैन नॉट इंक्लूड अ स्टेटमेंट कि इफ यू डू नॉट रिप्लाई विद इन अ वीक आई विल अज्यूम इट एज एक्सेप्टेड. ये सभी लिखना है. ओके, हाँ, मेयर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस अनलेस in her previous conduct she has said it. Yes, देखो, as per the provisions of Indian Contract Act, the acceptance of an offer cannot be implied from the silence even it is expressly stated in the offer itself. मैं expressly offer में बोल रही हूँ, मतलब return में बोल रही हूँ. if you do not reply I will assume, ये express है ना. even it is expressly stated in the offer, it cannot amount to what? Acceptance. Offer should not contain a term non-compliance of which would amount to acceptance. Silence of the offer or his failure to answer unless the offeree, important hai, has in any previous conduct indicated that his silence is the evidence of acceptance. Understood? It cannot be taken as a valid acceptance. The acceptance must be made within the time limit prescribed by the offer. Unless इसमें क्या लिखोगे? ये ने ऐसे ऑफर किया रिटर्न फॉर्म में, इट इज नॉट अ वैलिड. कंक्लूजन में it does not amount to acceptance. Yes, next one, read. Types of हाँ, मैंने क्या बोला था? अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज. कौन सा एग्जांपल बोला था रे भाई? इम्प्लाइड. और फिर गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, कॉजी है. यस, वही वही आया होगा. देखो अभी अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप तो इम्प्लाइड है. यस, इम्प्लाइड का डेफिनेशन लिखो. एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. कूली क्या कर रहा है? एक्शन ऑफ कंडक्ट. ये ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. कोर्स ऑफ डीलिंग्स अदरवाइज देन इन वर्ड्स. वर्ड्स में होता तो एक्सप्रेस होता ना, वर्ड्स में नहीं है इसीलिए इम्प्लाइड है. एबल टू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न टू द ट्रू ओनर. दिया का केक एग्जाम्पल. कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के मेरे को की टर्म्स बोलो अभी, देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर एंड व्हाट आर यू गाइज गोइंग टू राइट. पहले फिनिश तो करने दो, इतना एक्साइटमेंट. वाओ, स्मार्ट. इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट. बॉयज बोलो रे, इट रिजेंबल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, एंड देन it is created by law because there is neither expression of an offer or acceptance, neither expression of an offer nor its acceptance. Okay, neither offer nor acceptance, इतना ही. Okay, और फिर one cannot enrich himself at the expense of other. Very good, flow में हो, full form में. हाँ, a contract with B
owner of factory for supply of 10 tons of sugar, but before the supply is effected, the fire caught in the factory and everything was destroyed. Void. Destroyed आया ना, void. Minor आया ना, void ab initio. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Next, Shambhu Dayal started self-service system in his shop. Srimat Prakash entered the shop, took a basket, and after taking articles of her choice in the basket, reached the cashier for payments. The cashier refuses to accept the price. कितनी बेइज्जती ना. कैश बोल रहे हो बिकॉज मेरे को कैश काउंटर वाला कैश आ रहा. कैन शंभू दयाल बी compelled to sell the said articles to Srimat Prakash, decide as per the provisions of the Indian Contract Act 1872. क्या लिखोगे इसमें? गाइस ये कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ, वेरी गुड. डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल्स. ये देखो बेचारा बास्केट में पूरा सामान लेके काउंटर पर जा रहा है, वो रिफ्यूज कर रहा है. बेचारे का टाइम वेस्ट हो गया. इंटरेस्टिंग राइट? बिकॉज इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर. क्या क्या कीवर्ड्स लिखोगे बोलो? विच वन प्रीसीड्स? इन्विटेशन टू ऑफर. वेरी गुड. और फिर विलिंगनेस, इंटेंशन. दैट इज विलिंगनेस टू बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑफर है. विलिंगनेस टू नेगोशिएट, इन्विटेशन टू ऑफर. एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन टू ऑफर. इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इन्विटेशन टू ऑफर. एंड देन डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल्स, इन्विटेशन टू ऑफर. वेविंग मशीन, इन्विटेशन टू ऑफर. ये सारे क्यों रिपीट कर रही हूँ? बिकॉज वो एज इट इज आते हैं. देन यू शुड बी एबल टू राइट इट एज इट इज. ओके. एंड इन्विटेशन टू ऑफर इज ओनली अ सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर. यस, अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर्स. ये कीवर्ड्स याद रखो. Acceptance of an invitation to an offer does not result in the contract, but acceptance to an offer results into a contract. Able to understand? Next one. इसमें एनालिसिस में क्या लिखोगे? श्रीमत प्रकाश ने ऐसे किया, बेचारे का बेइज्जती हुआ, एंड देन कंक्लूजन में कैन नॉट कंपेल हिम टू सेल. ओके. नेक्स्ट वन. राहुल गोज टू सुपरमार्केट टू बाय अ वॉशिंग मशीन. ही सेलेक्ट्स अ ब्रांडेड वॉशिंग मशीन हैविंग अ प्राइस टैग ऑफ 15,000. आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ ₹3,000, राहुल reaches a cash counter for making the payment, but cashier says, sorry sir, the discount was up to yesterday, come again. There is no discount from today, hence you have to pay ₹18,000. Rahul got angry, obviously बेचारे को आएगा गुस्सा, and insist for ₹15,000. State with reasons whether under the Indian Contract Act 1872 Rahul can enforce the cashier to sell at discounted price. बोलो, can he compel? Because only mere display. Next one, read. Almost same है ये question, just read once. We'll move to the next one. Read दिया. गाइज इसमें कीवर्ड कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट. इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लिखना है. एबल टू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन. नेक्स्ट यूनिक क्वेश्चन. ओके. स्टेट वेदर देर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग केसेस. ए एंगेजेस बी टू डू सर्टन वर्क एंड रेम्यूनरेशन टू बी पेड एज फिक्स्ड बाय सी. रेम्यूनरेशन टू बी पेड, एग्जीक्यूटरी टू बी पेड है ना इन फ्यूचर. देखो इट्स अ वैलिड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है. ओके. एग्जीक्यूटरी कार्ड नहीं दिया है, इट इज वैलिड और नो ऐसे बोला गया. You can write that also. To be paid मतलब unilateral. Yes. Next one. A and B promise to pay for the studies of their maid son. मतलब charity है. Social agreement. A takes a seat in the public bus. Implied. Coolie implied. Yes. A chartered accountant promises to help his friend to file his return. Helps. Social agreement. Next one. गाइज इसको मार्क्स देखो. अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो हाफ तो एक ही लाइन में आंसर करना है. अगर 4 मार्क्स के लिए आता है तो 1 लाइन में डेफिनेशन भी लिखो, 1 और मे बी 2 लाइन्स. कीवर्ड्स उतना ही लिखो. यस. नेक्स्ट वन. मिस शकुंतला, रीड. दिस इज इंटरेस्टिंग, पे अटेंशन, यूनिक है.
देखो, एक्सेप्टेंस ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड, लाइकवाइज एक्सेप्टेंस शुड ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड. ठीक है. ये शकुंतला ने क्या किया, एक एप्लीकेशन डाला स्कूल में. ओके. उसको खबर मिली उसके फ्रेंड से जो ऑलरेडी स्कूल में थे कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया है, बट द स्कूल हैज़ नॉट येट सेंट एन अपॉइंटमेंट लेटर. तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंड का रूमर शी वांट्स टू सू द स्कूल. शी कैन नॉट बिकॉज एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड. तो ये लिखना है उनको. एबल टू अंडरस्टैंड. इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टी. इट इज नॉट कम्युनिकेटेड इन दिस केस, तो दे कैन नॉट सू. देखो प्रोविजन में क्या है, communication of acceptance is complete when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same. कब कंप्लीट होता है, वो पोस्ट का बोला था सर ने. पोस्ट में जब लेटर डालते हो, इट इज आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग, देन इट इज नोन एज एक्सेप्टेंस. अभी ये कॉलेज वाले लेटर ने पोस्ट ही नहीं किया उन्होंने, देन इज इट अ एक्सेप्टेंस? नो, उन्होंने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला ही नहीं. It is not acceptance. अभी देखो analysis. In the present case, Miss Shakuntala was appointed by the trustee of the school. Her friend who works in the same school informs her about her appointment. Friend से rumor मिला है. Some school authorities have not put an offer letter in transmission. Conclusion. Her information from a third party will not form a contract. Not form a contract को highlight करो. No, Miss Shakuntala cannot claim damages. Next one. Read. ये ऑप्शन है ना. Direct questions I have not included. Okay, direct questions you are right, you can write on your own. Guys tell me, when is offer complete? Offer कब complete होता है? When it is communicated to the offeree. When is acceptance complete? When it is put into the transmission and it is out of the power of the acceptor. तभी acceptance complete है ना. उसमें two perspective है. One with the perspective of the acceptor and another with the perspective of the proposer or offerer. Yes. इसके एंगल से कब खत्म होता है? When it is put into the transmission, it is out of the power. Yes. उसके एंगल से कब खत्म होता है? When it reaches the offerer. Yes. इस केस में देखो, when is offer complete? 10th को ऑफर कर रहा है and the letter reaches Mr. S on 12th April. मतलब 12th अप्रैल को ऑफर जाके एक्सेप्टर ऑफर को पहुंच रहा है. Then it is complete on 12th April. क्या लिखोगे? क्या? On he reads the letter. हाँ, this is important. Okay. Not only he receives, he should open it, read the entire message, not only the letter. Okay. When he reads, then only it is complete. Guys, ये point भी लिखना है. Okay. When it is communicated to the offeree, not communication मतलब सिर्फ letter reach करना नहीं, he should also read it. Okay. क्या लिखोगे? As per the provisions of Indian Contract Act, ये सभी. Okay. Offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. When a proposal is made by post, its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made. ये line important है. Mere receiving of the letter is not sufficient. He must receive or read the message contained in the letter. Understood? Next one. Analysis में बोलोगे 13th अप्रैल को complete है. 13th अप्रैल को complete है. Now acceptance के केस में देखो क्या हो रहा है. Mr. S sends his letter of acceptance on 16th April and reaches on 20th. Okay. फिर वो रिवोक भी करना चाहता है. 17th को रिवोकेशन करेगा, वो जाके पहुंच रहा है 19th को. तो रिवोकेशन पहले पहुंच रहा है या एक्सेप्टेंस पहले पहुंच रहा है? रिवोकेशन. विच स्टैंड्स वैलिड? रिवोकेशन, बिकॉज रिवोकेशन पहले पहुंच रहा है. अंडरस्टूड? अगर दोनों एक साथ पहुंच रहे तो जो पहले खुलता है वो रैशनल पर्सन will open revocation letter first because वो speed post होगा obviously.
ओके अगर दोनों एक ही दिन पहुंच रहे देन रिवोकेशन ऑफ लेटर स्टैंड्स एक्सेप्टेड. एबल टू अंडरस्टैंड. जो पहले खुलता है वो भी लाइन लिखना है, उसके बाद ये भी लाइन लिखना है कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वो दैट स्टैंड्स वैलिड. और एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछूं. व्हाट इफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिचेस ऑन 19th एंड लेटर ऑफ रिवोकेशन रिचेस ऑन 20th. उसने स्पीड पोस्ट किया था बेचारा, बट वो स्पीड पहुंचा नहीं, वो स्पीड पोस्ट स्लो होके पहुंचा. लेट अस अज्यूम इट रीच्ड ऑन 20th. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच्ड फर्स्ट, तो एक्सेप्टेड. वो लाइटेड मैस्टिक, ट्रेन ऑफ गन पाउडर, बुलेट बुलेट ट्रेन इट सेम्स. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर लाइक अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड अ लाइटेड मैचस्टिक. एक बार अगर लाइट लग गया ना तो ऑफर एक्सेप्टेड. वंस इट इज एक्सेप्टेड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड. एबल टू अंडरस्टैंड. तो आप वैसे ही लिखोगे. तीनों के सिनेरियो बोला मैंने. अगर पहले लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंच रहा है देन रिवोकेशन लेटर, दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं देन ऑल्सो रिवोकेशन लेटर. अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पहुंच रहा है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बिकॉज वो कीवर्ड क्या लिखोगे, ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड अ लाइटेड मैस्टिक इज जस्ट लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. वंस इट इज लाइटेड इट कैन नॉट बी टेकन बैक, इट कैन नॉट बी विड्रॉन. क्या बोलोगे, वो कीवर्ड बोला. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर लाइक ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड अ लाइटेड मैस्टिक. वंस इट इज एक्सेप्टेड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड. एबल टू अंडरस्टैंड. तीनों के सिनेरियो लिखा है यहाँ पे, यू कैन रीड इट लेटर ऑन. Explain types of contract in the following agreements. X promises to sell his scooter to Y for rupees 1 lakh. X promises to sell his scooter to Y for rupees 1 lakh. However, the consent of X has been procured by Y at a gunpoint. Free consent नहीं है तो void. Okay, next. A bought goods from B in 2015 but no payment was made till 2019. मतलब no payment was made. Yes, time bar debt 2015 में हुआ था, 2019 इट इज अ टाइम बार डेट. तो क्या लिखोगे, void, unenforceable. नेक्स्ट वन. A agrees to give tuitions to H, a pre-engineering student, from the next month, and H in consideration promises to pay rupees 5,000 per month from the next month, and then promises to pay. Executory, very easy. यहाँ पे देखो, agreed party voidable, यहाँ पे unenforceable, यहाँ पे executory. Able to understand? Next one. Lekpal promises today rupees 5 lakhs to his son if son passes the CA exams on the passing day. Same intention to create legal relationship. Okay. X, a coolie in uniform, carries Y's luggage from the railway platform to taxi without being asked by Y to do so. मतलब ये कौन सा implied? Implication. Implied का definition लिखो. Analysis में पूरा ये question का उल्टा पुल्टा करो and then conclusion में it's an implied contract. Able to understand? Guys, implied में क्या लिखोगे, it is not expressed, it is implied by the conduct of the parties. ये कीवर्ड्स है. implied बहुत आता है, उसको अच्छे से करो. Now, Arun has 2 cars. Standard. सर ने क्या एग्जाम्पल दिया था याद है? नहीं, सर ने क्या एग्जाम्पल दिया था पता है? Let us assume Vedant clears his CA. Okay, he wants to get married now. Arranged marriage. Obviously उसको love marriage के लिए टाइम नहीं मिला. And then he goes along with his father to see a girl. Okay, there are 2 sisters, elder one and younger one. बेचारे को younger one पसंद आई, वो बेचारे लड़की का पापा करना चाहता था बड़ी का शादी. Now is there consent deed him or no consent deed him? हाँ, वैसे ही 2 cars का देते हैं. यहाँ पे 2 लड़की नहीं देते, 2 cars का देते हैं. Okay, you should be able to answer this because there is no consent deed him. Meeting of minds. कीवर्ड. ओके, शिवम बड़ी मिलेगी, शादी करना है नहीं करना है? शिवम वेदांत, हाँ तू छोटी कर ले, वो बड़ी कर लेगा. शादी करना नहीं बोल रहे थे ना, फिर शादी करना ही नहीं बोला था ना. ओके, नेक्स्ट वन. देखो, अरुण हैज 2 cars, one of white color and another of red color. He offers to sell one of the cars to Basu. बसु. ए बसु का बी डबल यू आना चाहिए ना, ये तो बासु है. हाँ बसु.
thinking that he is selling the car which has white color. Okay, he is selling white car. Basu agrees to buy the car thinking Arun is selling red car. Will this agreement be a valid? No. No consensus added him. No meeting of minds. Same thing on the same sense. Okay, next one. ये थोड़ा easy topic है. थोड़ा fast देखो. Mr. W boards a bus at a bus stop. He travels for some distance and on arrival at his destination, he makes a move to get off the bus. The conductor stops him and asks for the fare. बोलो कौन सा है? Implied. ये बोलता है नहीं देगा. बोलता है कहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है? ओवर.